हेलो स्टूडेंट्स, अब हम पढ़ेंगे कैटेगराइजेशन ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में। देखिए ये जो फर्स्ट चैप्टर है इंडियन इकोनॉमी का, उसका ये फोर्थ पार्ट है, जिसमें मैं आपको अभी टाइप्स ऑफ गुड्स के बारे में और इकोनॉमी के बारे में बता चुकी हूँ। तो अब हम इकोनॉमिक्स की कैटेगराइजेशन की तरफ चलते हैं। तो इकोनॉमिक्स जो होती है वो टू टाइप्स की उसकी कैटेगरी होती है। एक होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स और एक होती है मैक्रो इकोनॉमिक्स। देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, आप इसके माइक्रो के नाम से समझिए। माइक्रो मीन्स छोटा। तो ये किसी इंडिविजुअल मार्केट पर फोकस करती है, किसी एक इंडिविजुअल के कंजप्शन पर फोकस करती है, सिर्फ छोटे लेवल पर फोकस करती है, कोई छोटी फर्म होती हैं। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होल इकोनॉमी को लेकर चलती है, होल इकोनॉमी के बारे में ये बातें करती है या बताती है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके बारे में फोकस करती है? फोकस ऑन एन इंडिविजुअल मार्केट, इफेक्ट ऑन प्राइस ऑफ ए गुड, किसी भी गुड का प्राइस इफेक्ट डालती है। और इंडिविजुअल कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में बातें करती है और सप्लाई ऑफ ए गुड के बारे में बातें करती है। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो कंसर्न होती है होल इकोनॉमी के बारे में, जीडीपी के बारे में, इन्फ्लेशन, जनरल प्राइस लेवल, यानी कि पूरे देश के लेवल पर क्या चल रहा है प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन कितना है, और एग्रीगेट डिमांड कितनी है, यानी कि सारे, जैसे एक इंडिविजुअल की डिमांड क्या है वो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स में, लेकिन सब ही इंडिविजुअल की मांग्स क्या है, यानी कि डिमांड को ऐड करना, तो होती है एग्रीगेट डिमांड, तो होती है माइक्रो इकोनॉमिक्स। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी ऑफ एन इकोनॉमी, एक इकोनॉमी की कितनी प्रोडक्टिव कैपेसिटी है उसको हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी करते हैं। तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो स्पेसिफिक होती है और स्मॉलर होती है स्केल में, लुकिंग एट द बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर्स, while macroeconomics has a broader focus such as the impact of fiscal policy or how government actions impact a nationwide वाइड इकोनॉमिक ग्रोथ। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स स्पेसिफिक होती है, इंडिविजुअल लेवल पर होती है, स्मॉल साइज में होती है, और ये किसी भी कंज्यूमर के बिहेवियर को स्टडी करती है। लेकिन जो मैक्रो इकोनॉमिक्स होती है वो ब्रॉडर लेवल पर होती है, और ये फिस्कल पॉलिसी के इम्पैक्ट को, कि कैसे गवर्नमेंट एक्शन लिए जा रहे हैं ताकि हमारे नेशन में इकोनॉमिक ग्रोथ अच्छी हो, इन्फ्लेशन कम हो। तो ये सब मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बात होती है। देखिए मोस्टली एग्ज़ाम्स में अगर देखो यूपीएससी में, या तो इंडियन इकोनॉमी में मैक्रो इकोनॉमिक्स को ज़्यादा पूछा जाता है, क्योंकि वहाँ पे आप एक कंट्री लेवल पर स्टडी कर रहे हैं, कंट्री लेवल पर जाकर वर्क करेंगे, तो मैक्रो इकोनॉमिक का ज़्यादा यूज़ है। लेकिन हमें माइक्रो इकोनॉमिक्स के भी कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में पढ़ना होगा, तभी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ पाएंगे। और बहुत से ऐसे एग्जाम्स होते हैं स्टेट के या बैंकिंग के जहाँ पे माइक्रो इकोनॉमिक्स भी काफ़ी अच्छे तरीके से पूछी जाती है। तो ये माइक्रो इकोनॉमिक्स है। इसके बाद, इस चैप्टर के बाद मैक्रो इकोनॉमिक्स के प्रॉपर चैप्टर शुरू हो जाएंगे, जो मैं आगे अपलोड कर दूंगी। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस। तो देखिए जो माइक्रो इकोनॉमिक्स होती है ये स्टडी क्या है? ये इट इज़ द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट रिलेट्स टू एन इंडिविजुअल यूनिट और पार्ट ऑफ एन इकोनॉमी। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये वो एक स्टडी होती है इकोनॉमिक्स की जहाँ पे हम एक इंडिविजुअल यूनिट को या इकोनॉमी के किसी भी पार्ट को स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसका? एनालाइजिंग अबाउट टमाटो प्राइसेस और रेंटल प्राइसेस एट ओल्ड राजेंद्र नगर, कि आप सिर्फ एक टमाटो प्राइस को एनालाइज करो कि कितने टमाटो प्राइस चल रहे हैं किसी भी इंडिविजुअल के लिए, या ओल्ड राजेंद्र नगर में अगर कोई सिविल सर्विस एस्पिरेंट है, वो वहाँ पे अपने लिए रूम ढूंढ रहा है, तो वहाँ पे आप रेंटल प्राइस आप चेक करो। तो ये एग्जाम्पल होते हैं किसी भी यूनिट एनालिसिस के, यानी कि माइक्रो इकोनॉमिक्स के एग्जाम्पल है। तो वेस्ड ऑन द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो जो डिमांड एंड सप्लाई की मार्केट फोर्सेस होती हैं ये उन पर बेस्ड होती है कि कितनी डिमांड है तो उसके अकॉर्डिंग कितनी सप्लाई की जाएगी। ये देखिए अगर डिमांड ज़्यादा होती है, हायर डिमांड, तो सप्लाई कम हो जाती है। जब लोग किसी भी चीज़ को ज़्यादा खरीदेंगे तो सप्लाई तो कम हो जाएगी ना। अगर सप्लाई कम होगी तो प्राइस बढ़ेंगे, यानी कि इन्फ्लेशन होगा। जैसे कि रिसेंट टमाटो प्राइसेस, सप्लाई उसकी गिर गई, डिमांड ज़्यादा थी, तो उसकी इन्फ्लेशन हो गया। मास्क, सैनिटाइज़र हैं, प्राइसेस कोविड-19 के अराउंड, और इसमें जैसे लोअर डिमांड अगर होती है और सप्लाई ज़्यादा होती है तो प्राइस कम हो जाते हैं। आप इनके बारे में आगे भी समझेंगे। ये हमारी गवर्नमेंट के कुछ फिस्कल पॉलिसी भी होती हैं जब उन्हें इन्फ्लेशन को कम करना होता है। तो ये देखिए अब हम लॉ ऑफ डिमांड के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए डिमांड क्या होती है, यहाँ पे नहीं दी हुई है। देखिए डिमांड सिर्फ वो नहीं होती कि आपने सिर्फ किसी चीज़ की डिमांड की,
आपने किसी चीज़ की डिमांड की प्लस आप उसको पे भी कर सकते हो। आप डिमांड करते हो और उसको पे कर सकते हो, तो वो डिमांड होती है आपकी। और जो लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है, लॉ ऑफ डिमांड इन्वर्सली होता है। इन्वर्स यानी कि वाइस वर्सा होता है एक दूसरे का, कि अगर आपके प्राइस ज़्यादा हैं तो आपकी डिमांड कम होगी, और अगर डिमांड ज़्यादा है तो आपके प्राइसेस कम होंगे। तो इस तरीके से देखिए, अगर हायर प्राइसेस हैं, आपके प्राइसेस ज़्यादा हैं तो प्राइसेस ज़्यादा हैं तो आपकी डिमांड कम होगी, और डिमांड ज़्यादा है तो आपके प्राइसेस ज़्यादा हैं तो डिमांड कम होगी, और डिमांड अगर ज़्यादा डिमांड कम है तो सॉरी डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में अब हम आगे पढ़ेंगे कि डिमांड इलास्टिसिटी होती है वो सेंसिटिविटी ऑफ द डिमांड फॉर ए गुड टू द डिफरेंसेस इन अदर इकोनॉमिक वेरिएबल। इसमें क्या होता है, इसमें डिमांड इलास्टिसिटी के बारे में आपको बताया जाता है कि अगर इलास्टिसिटी हायर इलास्टिसिटी होती है तो इसका मतलब है कि कस्टमर्स जो हैं वो मोर सेंसिटिव होते हैं चेंज के बारे में। जैसे प्राइस इलास्टिसिटी डिमांड के बारे में हम पढ़ते हैं, इसको हम पीईडी कह सकते हैं। ये रेशियो होता है किसका, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड टू द परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो ये होता है फॉर्मूला पीईडी का, चेंज इन डिमांड अपॉन चेंज इन प्राइस। और ये होते हैं फैक्टर जो अफेक्ट करते हैं डिमांड को, जैसे कि किसी भी चीज़ का गुड का प्राइस कितना है, कंज्यूमर की इनकम कितनी है, प्राइस उसके कम्प्लीमेंट्री और सब्सिट्यूट गुड का कितना है, एक्सपेक्टेशन में क्या चेंज हुआ है, और कंज्यूमर की जो टेस्ट और प्रेफरेंस किस प्रकार के हैं, क्या चेंज हुआ है। तो ये डिमांड में फैक्टर्स होते हैं जो अफेक्ट करते हैं। और ये प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड है जो इन्फिनिट होती है। अगर प्राइस में थोड़े बहुत ही चेंज होते हैं तो इससे डिमांड में कोई ज़्यादा चेंज नहीं होता, इसको हम परफेक्टली इलास्टिक कहते हैं। और डिमांड मोर देन वन होती है अगर चेंज इन प्राइस रिजल्ट इन चेंजेस डिमांड। अगर प्राइस में चेंज होता है तो डिमांड में भी चेंज हो जाता है। डिमांड में कितना चेंज होता है, प्राइस से भी ज़्यादा। तो ये इलास्टिक गुड्स पर होती है, जैसे लग्जरी गुड्स होते हैं जैसे कार्स, जैसे इनमें अगर प्राइस में आपका ज़्यादा होता है तो इनमें डिमांड भी आपकी चेंज हो जाती है। अब डिमांड लेस देन वन कब होती है, जब चेंज जो होता है डिमांड में वो लेस देन होता है प्राइस के। जैसे कि इन इलास्टिक गुड्स जो होते हैं जिसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट नहीं होता या एडिक्टिव गुड्स है, तो देखिए अगर इनकी डिमांड में चेंज होएगा, जो इनकी डिमांड में चेंज है वो प्राइस के चेंज से कम होता है, ये डिमांड रहेगी। सिगरेट अगर महंगे हो जाते तो जो लोग इसके एडिक्टिव हैं, तंबाकू है, तो वो उसको खाते ही हैं, ये नहीं है कि उसका कोई क्लोज सब्सिट्यूट है। और जीरो कब होती है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जब कोई भी डिमांड में चेंज नहीं होता विद द चेंज इन प्राइस, परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। जैसे कि बहुत ज़रूरी चीज़ होती है नमक है, आप नमक उतनी ही क्वांटिटी में यूज़ करेंगे ना, अगर आपका 1 किलो लगता है, ये तो नहीं कि आप नमक खाना कम कर देंगे और उनके प्राइस में चेंज होता है, तो इसमें डिमांड में कोई भी चेंज नहीं होता, ये परफेक्टली इनइलास्टिक होती है। अब इसके बाद है क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। देखिए ये मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में बताती हूँ, क्योंकि अभी मुझे एक बहुत ज़रूरी काम है। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।